सी गाइस, अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को काम पे नहीं लगा सकते तो आप क्या ही इन्वेस्टर बने। पैसे को पैसों के काम पे लगाइए। अरे मेरे कल अंबानी से मीटिंग है, अंबानी जी से मीटिंग है। बताओ गाइस, मतलब पैसा होना भी कितना मुश्किल का काम है भाई। बड़े बड़े लोगों से मिलो। कल अंबानी जी के मीटिंग के बाद मुझे डोनाल्ड ट्रंप से भी मिलना है। उन्होंने मुझसे कुछ सजेशन मांगा है, अमेरिका की इकोनॉमी कैसी संभालूं। अरे भाई, तेरा स्टॉक मार्केट का वीडियो मैंने देख लिया। और क्या स्टॉक्स मैंने बाई किया तू बोल मत। मैंने बाई किया टाटा स्टील। पता है वो 150 के कुछ आसपास मिल रहा था। और फिर मैंने देखा कुछ एक और स्टील कंपनी, वो 400 रुपीज़ के अराउंड मिल रहा था। टाटा स्टील का सही अंडरवैल्यूड कंपनी है, मैंने बाई कर लिया भाई तू बोल मत। अब वो भी 400 रुपया जाएगा। राकेश झुंझुनवाला जी ने अपना पोर्टफोलियो, अपना नाम कैसे बनाया? टाइटन से ना, टाइटन से बनाया। 3 से 3 हजार। टाइटन भी टाटा का, मेरा भी टाटा स्टील टाटा का। सोच रहा है भाई, इंडिया को नेक्स्ट राकेश झुंझुनवाला मिल गया है। ये कैन डू जनरेशन है। कैन डू जनरेशन है। क्या किस्मत है मेरा। और भाई एक छोटा सा लॉस हो गया, पता है? मैंने पुष्पा देखी। पुष्पा ने इतना कलेक्शन किया, इसीलिए मैंने पीवीआर और आइनॉक्स के स्टॉक उठा लिया। लेकिन भाई वो स्टॉक तो थोड़ा पिट गया। कोई नहीं, बड़े बड़े इन्वेस्टर से तो छोटा मोटा गलती हो जाता है ना भाई। लेकिन गाइस, आप लोग चिंता मत करो, आपके लिए मैं ला रहा हूं मेरा स्पेशल कोर्स 6999 प्लस 69% जीएसटी वाला। आप लोग जल्दी से मेरे नीचे लिंक पे क्लिक करो। मैं कोई सेबी का रजिस्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं बनूँ। अरे क्या राकेश झुंझुनवाला जी सेबी रजिस्टर थे, लेकिन उन्होंने भी अंडरवैल्यूड कंपनी निकाल लिया ना, वैसे मैं भी निकालूंगा। ही गाइस, मिलते हैं कोर्स पे। आया अंबानी जी। तो आप इन जैसे महान आत्माओं की गलती से क्या सीखते हैं? फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम बेसिकली देखेंगे कुछ रेशियोज और नंबर्स, और उन रेशियो और नंबर्स का यूज़ करके कैसे हम एक स्टॉक को डिसाइड कर सकते हैं कि उसको खरीदे कि नहीं। तो वही आज वीडियो में जानने वाले हैं। और ये कोई बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट स्टडी पर्पस के लिए। कुछ भी डिसीजन लेने से पहले एक बार स्टडी और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर ले लेना। सबसे पहले स्क्रीनर पे आ जाएंगे और खोल लेंगे एक अच्छा सा दमदार सा B2C कंपनी, क्योंकि B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर, वो एकदम सेक्सी कंपनी होता है स्टडी करने के लिए फॉर बिगिनर्स। तो वही हम जानने वाले हैं। तो क्या है आज का कंपनी? आज है एवेन्यू सुपरमार्ट्स, यानी कि अपना देसी फ्लिपकार्ट का वॉलमार्ट। सबसे पहले क्या बताता है? ये हमें बताता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपको एवेन्यू सुपरमार्ट खरीदना है राधा किशन दमानी जी से, तो क्या करना पड़ेगा? आपको ज्यादा नहीं, लगभग 2,50,000 करोड़ उनको देना पड़ेगा और डीमार्ट आपके नाम हो जाएगा। बेसिकली मार्केट कैप कैसे निकालते हैं? सिंपल है, जितने भी शेयर है उनको मल्टीप्लाई कर दो पर शेयर वैल्यू से। लगभग आज का जो शेयर का क्लोजिंग दिया है 3,835 रुपीज से, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दो जितने शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है डी मार्ट के, तो उससे क्या निकल के आएगा? 2,50,000 करोड़। और वो अगर आप दम्मानी जी को दे देते हो तो डी मार्ट आपके नाम पे। बधाई हो। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू अगर आप डी मार्ट खरीद सकते हैं। अगर नहीं खरीद सकते तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट जो बताता है ये हमें करंट प्राइस। तो बेसिकली मार्केट क्लोज हो जाने, कहाँ पे क्लोज हुआ डीमार्ट का स्टॉक आज मार्केट में, तो वो दिखाता है हाई लो। ईयर टिल डेट में डीमार्ट ने कितना हाई मारा और कितना लो मारा। तो हाई 5,485 तक गया और लो कितना तक गया? लगभग 3,564 तक। स्टॉक पीई, ये है वो महान रेशियो जो कई इन्वेस्टर सिर्फ ये देख के इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं करना है। आपको बनना है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। तो स्टॉक पी मतलब कंपनी अगर 1 रुपया अर्न कर रही है तो उसके बदले में आप कंपनी को कितना रुपया दोगे? आप कंपनी को कितना रुपया दोगे, मतलब कंपनी का 1 रुपया का अर्निंग लेने के लिए आप कंपनी को कितना रुपया दोगे? तो दिग्गज दिग्गज लोग कहते हैं 30 से ऊपर पीई नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो सिर्फ मतलब पीई ऐसे कंपेयर नहीं होता, आपको इनके पीयर से कंपैरिजन करना पड़ेगा, फिर आप एक कंक्लूजन पे आ सकते हो। तो डीमार्ट का जैसा पीई है 92.9, लगभग 93 पकड़ लेते हैं। तो डीमार्ट का 1 रुपया अर्निंग के लिए आपको देना पड़ेगा 93 रुपीज।
नेक्स्ट आता है बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू क्या होता है, तो एंटरप्राइज का जो टोटल एसेट होता है उसको अगर लाइबिलिटीज माइनस कर दे तो बुक वैल्यू आता है, तो उतना रुपया बचता है जो शेयर होल्डर्स के लिए जा सा है। डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड क्या होता है, कंपनी का प्रॉफिट का जो परसेंटेज कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है शेयर होल्डर्स पे। रखो बेटा अपने पास, लेकिन निर्मला ताई को टैक्स जरूर दे देना, तो वो है डिविडेंड यील्ड। लेकिन अंबानी जी ने कहा मेरे शेयर होल्डर्स ऐसा तकलीफ नहीं लेंगे, मेरे शेयर होल्डर्स बहुत अच्छे फील करे, इसीलिए हम डिविडेंड यील्ड 0 कर देंगे, ना रहेगा डिविडेंड, ना जाएगा निर्मला ताई के पास टैक्स। नेक्स्ट क्या है, सॉरी रेमन आंटी, किसी ने कुछ नहीं सुना, मैंने कुछ नहीं बोला, किसी ने कुछ नहीं सुना, रेमन आंटी, यस। तो नेक्स्ट क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या कहता है, तो कंपनी को चलाने के लिए डे टू डे ऑपरेशंस हो गया या फिर एक्सपैंड करने के लिए जो भी हो, आपने कुछ डेट लिया, मतलब कुछ लोन लिया और आपने अपना इक्विटी थोड़ा बहुत डाइल्यूट किया। तो इक्विटी डाइल्यूट करके जो पैसा मिला और डेट से जो पैसा मिला, उन दोनों को जब आपने बिजनेस पे लगाया तो आपने कितना परसेंट रिटर्न जनरेट किया, तो वो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये दोनों ही चीज को अकाउंट में लेता है, जो डेट प्लस जो इक्विटी आपने पैसा उठाया। और रिटर्न ऑन इक्विटी सिर्फ आपने जो इक्विटी डाइल्यूट करके जो पैसा उठाया और उसको बिजनेस में डाल दिया, उससे कितना रिटर्न जनरेट होता है, वो रिटर्न ऑन इक्विटी दिखाता है। तो वॉरेन बफेट सर बहुत ही अच्छी बात करते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू रिटर्न ऑन इक्विटी, तो ये क्या बताता है, तो बेसिकली ये बताता है कि कंपनी ने जो डेट उठाया है उसका कॉस्ट बहुत हाई है और इसी वजह से वो इक्विटी का जो रिटर्न है उसको भी इम्पैक्ट कर रहा है। तो डीमार्ट का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 19.4% है और रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 15% है, तो ज्यादा अंतर्गत नहीं है, 19-20 नहीं है, तो ये सही है। तो बेसिकली ये हम देखते हैं क्योंकि कितना रिटर्न जनरेट किया। अगर ये सपोज कर लेते 8% से कम हुआ तो वैसा स्टॉक में इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा तो एक बैंक का एफडी ही दे देता है, तो वैसा स्टॉक को अवॉइड करना है, प्लेन एंड सिंपल। फेस वैल्यू कुछ काम का है नहीं। सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स का, तो डीमार्ट 5 साल से अपना सेल्स जो है 20% से इंक्रीज कर रहा है हर साल। डेट टू इक्विटी क्या कहता है, तो कंपनी का डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो बेसिकली ये जितना ज्यादा होता है तो ये दिखाता है कि कंपनी के ऊपर उतना ही ज्यादा कर्जा है। तो कंपनी का करंटली डेट टू इक्विटी जो है 0.04 है, मतलब कर्जा तो लिया ही नहीं है दमानी जी ने। प्रॉफिट वेरिएंस 5 ईयर्स का, तो डीमार्ट प्रॉफिट कैसे ग्रो करता है, 23% से ग्रो करता है 5 साल में। प्राइस टू बुक वैल्यू क्या होता है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू बेसिकली एक रेशियो होता है जो कंपनी कैलकुलेट करती है वैल्यूएशन देखने के लिए। अगर ये 1 से ज़्यादा है तो ओवर वैल्यूड माना जाता है, 1 से कम है तो अंडर वैल्यूड, या फिर कंपनी में कोई गड़बड़ी चल रही है। और अगर ये 1 है तो ये इनलाइन है। लेकिन हाँ, ये रेशियो अकेले नहीं चेक किया जाता, और भी बहुत सारे वैल्यूएशन के रेशियोज चेक किए जाते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि कंपनी ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो जो शेयर प्राइस होता है उसको डिवाइड कर देते हैं बुक वैल्यू पर शेयर से, तो उससे आ जाता है प्राइस टू बुक वैल्यू। पेग रेशियो, तो पेग रेशियो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वैल्यूएशन जानने के लिए। इसको हम पी रेशियो, पेग रेशियो, ये सबको एक साथ देखते हैं। तो पेग रेशियो क्या है, पी रेशियो डिवाइडेड बाय द अर्निंग ग्रोथ रेट। तो बेसिकली अगर कोई कंपनी है जो फास्ट एक्सपैंड कर रहा है तो उसका पीई रेशियो भी उतना ही ज्यादा होगा और उसका पेग रेशियो भी थोड़ा ज्यादा होगा। तो पेग रेशियो और पीई रेशियो को हम एक साथ देखते हैं। कोई जैसे डीमार्ट का पहले था, वो सबसे सस्ता माल बेचता है, तो डीमार्ट को हमेशा एक हायर पीई और हायर पेग रेशियो मिलता है, क्योंकि इस डीमार्ट से सस्ता कहीं पे नहीं मिलता है यूजुअली। लेकिन बेसिकली जब से ये क्विक कॉमर्स आया तो डीमार्ट का मार्जिन थोड़ा बहुत हिट हुआ, तो इसीलिए डीमार्ट जो एक समय पे 100+ के पीई पे चल रहा था, तो उसका भी पीई थोड़ा नीचे गिरा और पेग रेशियो भी थोड़ा बहुत नीचे गिरा। तो पेग रेशियो इसका क्या है 4.04। तो इंडिया में यूजुअली मतलब पीटर लिंच जो कहते हैं, तो अगर 1 से ज्यादा पेग रेशियो हुआ तो कंपनी ओवर वैल्यूड है। लेकिन अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट पे देखें तो 2 हम लेते हैं। अगर 2 से कम हुआ तो कंपनी ठीक है, इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर 2 से ज्यादा हुआ तो हम क्या कहते हैं, कंपनी ओवर वैल्यूड है। क्योंकि इंडियन मार्केट्स में मेजोरिटी जो ब्रांड्स है वो उतना एक्सपीरियंस नहीं है अभी भी कंपेयर टू अमेरिका। वो अभी भी शायद बच्चे ही ब्रांड्स है, बच्चा ब्रांड्स। तो बेसिकली इसीलिए 2 हम देखते हैं। तो 2 से अगर नीचे हुआ तो इन्वेस्ट,
2 से अगर ऊपर हुआ तो अगर कुछ स्पेशल फैक्टर नहीं है तो कंपनी को ओवर वैल्यूड माना जाता है। कोई बाई कॉल सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए ये वीडियो। नेक्स्ट जो है करंट रेशियो, तो करंट रेशियो क्या कहता है? करंट रेशियो कहता है करंट एसेट बाई करंट लायबिलिटीज। तो इससे क्या दर्शाता है? तो कंपनी क्या करंट अपना जो लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी मतलब क्या, जो 1 साल से कम में कंपनी को अगर कहीं से पैसा मतलब कहीं को देना है तो कंपनी दे सकती है या नहीं। किससे देगी कंपनी? करंट एसेट से। करंट एसेट क्या मतलब? जो 1 साल के अंदर उसको कैश में या कैश इक्विवेलेंट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो करंट रेशियो जितना ज्यादा तो उतना अच्छा। तो डीमार्ट का करंट रेशियो लगभग 3 के अराउंड है। तो क्या दर्शाता? तो डीमार्ट के पास सफिशिएंट कैश है कि वो अपना लायबिलिटीज को भर सकता है। प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो प्रोमोटर होल्डिंग कंपनी का जितना अच्छा है तो मतलब जितना ज्यादा है तो उतना ही अच्छा है, क्योंकि प्रमोटर को विश्वास है अपनी कंपनी के ऊपर। तो लगभग 40% के ऊपर मतलब है, तो कंपनी बहुत ही एकदम स्टडी है। लेकिन सिर्फ प्रमोटर होल्डिंग को वैसे भी स्टडी करना जरूरी है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रमोटर होल्डिंग क्या है? अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रमोटर ने हेवी सेलिंग कर दिया अपने जो हिस्सेदारी है तो वो एक रेड फ्लैग माना जाता है। और अगर प्रमोटर ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर होल्डिंग इंक्रीज की या फिर कांस्टेंट रहा तो वो एक ग्रीन फ्लैग है। तो प्रमोटर होल्डिंग डीमार्ट का लगभग 75% के अराउंड ही है। और प्रमोटर होल्डिंग के साथ हम एक और जो चीज देखेंगे वो है प्लेज परसेंटेज। प्लेज परसेंटेज मतलब प्रमोटर ने अपना कितना परसेंट होल्डिंग बैंक को दिया है एज अ मॉर्गेज टू रेज सम लोन्स। तो यहाँ पे 0 है, तो प्लेज परसेंटेज जितना कम हो उतना ही अच्छा है। रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन एसेट क्या कहता है? कंपनी के पास जो एसेट है, इन केस ऑफ डीमार्ट, डीमार्ट का क्या एसेट है? डीमार्ट का एसेट है उनका बिल्डिंग्स, उनका स्टोर जहां पे वो माल बेचते हैं। तो उन एसेट से डीमार्ट कितना कमा रहा है, कितना परसेंटेज रिटर्न जनरेट कर रहा है? तो डीमार्ट उन एसेट से लगभग 13% जनरेट कर रहा है। और हम वो 5 साल में देखें तो 5 साल में एवरेज अराउंड 12%। तो बहुत ही मतलब अच्छा रेशियोज है। फिर आता है अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर डीमार्ट का क्या है? 41.3। और ईपीएस ग्रोथ क्या है? तो 3 साल में 31% कर रहा हूं। तो डीमार्ट अर्निंग पर शेयर 31% से ग्रो कर रहा है। तो मतलब कंपनी का अर्निंग बढ़ रहा है, और कंपनी का अर्निंग बढ़ रहा है तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स को बेनिफिट मिलेगा ही, क्योंकि स्टॉक का लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस हमेशा उसके अर्निंग्स पे डिपेंड करता है। तो कोई भी कंपनी अगर अच्छा कंपाउंडिंग देती है या फिर मल्टीबैगर बनती है तो वहां का एक अंडरलाइंग रीजन क्या होता है? कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी का अर्निंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयरली बेसिस पे अच्छे से ग्रो कर रहा है। फ्री कैश फ्लो, तो फ्री कैश फ्लो क्या है? कंपनी का जो अर्निंग है उसमें से अगर हम कैपेक्स क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सपोज डीमार्ट को एक और नया स्टोर ओपन करना है कोलकाता में, तो कोलकाता में स्टोर ओपन करने के लिए डीमार्ट क्या करेगा? कोई जमीन खरीदेगा या फिर जमीन को रेंट पे लेगा, फिर वहां पे डीमार्ट का स्टोर बनाएगा। तो वो होता है कैपेक्स। तो अगर हम कंपनी का टोटल इनकम से उसका कैपेक्स को माइनस कर दे तो जो रहता है वो फ्री कैश फ्लो रहता है कंपनी का। तो वो फ्री कैश फ्लो डीमार्ट अपने रिटेन भी कर सकता है या फिर डिविडेंड के हिसाब से भी बांट सकता है, या कुछ भी मर्जी हो डीमार्ट का वो कर सकता है। लेकिन राधा किशन दम माननी चाहिए, नहीं ले सकते पूरा का पूरा, तो ये कंपनी के लॉस के अगेंस्ट में आ जाएगा। तो डीमार्ट का करंट फ्री कैश फ्लो 3 इयर्स का क्या है? -569 करोड़ पे। तो मतलब कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो नहीं है। टीसीआर मतलब कैश कन्वर्सन साइकिल, ये आपको बनाना पड़ेगा ये रेशियो। तो ये रेशियो कैसे बनता है? तो रेशियो बेसिकली एडिट रेशियोज पे जाना है। यहाँ पे अगर आपको नहीं दिखा कुछ भी तो एकदम नीचे चले जाना है, क्रिएट न्यू रेशियो। तो वैसे आपको बनाना है। सपोज मैं जैसे बनाया क्रिएट न्यू रेशियो पे मैंने क्लिक किया तो ये रहा कैश कन्वर्सन साइकिल। तो कैश कन्वर्सन साइकिल क्या कहते हैं? इट शोज हाउ मच कैश द कंपनी इज कीपिंग विथ ईच अर्निंग। मतलब क्या है? कंपनी ने जो पैसा बनाया उसमें से कितना कंपनी घर ले जा रही है। बहुत सारा कंपनी जो होता है अर्निंग तो दिखा दिया है, उसमें से बहुत सारा परसेंटेज क्या होता है? येट टू बी रिसीव्ड, अभी तक कंपनी को पैसा नहीं मिला है, या फिर कंपनी ने जो कमाया उसका मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन कंपनी को डेट रिपेमेंट करने में ही चला गया। तो कंपनी ने जो अर्न किया वो कितना पैसा ले जा रही है, अपने गल्ले में रख रही है। अगर देसी भाषा में बोलूं तो लाला ने कितना पैसा अपने गल्ले में रखा धंधा करके। तो डीमार्ट के केस में क्या है? वो 0.62 है, मतलब 62% ऑफ द मनी डीमार्ट इज कीपिंग ऑन इट्स गल्ले में 60% ऑफ द मनी डीमार्ट रख रहा है। तो बहुत ही अच्छा है। इंडस्ट्री पी, तो इंडस्ट्री जो है ये रिटेल वाली, तो इंडस्ट्री का एवरेज पी क्या है? 57.7, और वही डीमार्ट का क्या है? 93।
तो बेसिकली जो मैंने कहा डीमार्ट से सस्ता कहीं पे माल नहीं मिलेगा, तो इसीलिए डीमार्ट को एक हायर जो है पी देती है मार्केट। तो क्यों क्यों देती है? क्योंकि इन्वेस्टर्स को ये भरोसा है डीमार्ट से सस्ता कोई नहीं बेच पाएगा, तो इसीलिए डीमार्ट ये जो अपना लीडरशिप पोजीशन है ये मेंटेन रखेगी, और इसी की वजह से मार्केट इसको एक प्रीमियम देता है। ईवी बाई एबिटा, तो ईवी बाई एबिटा क्या है? एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाई एबिटा। एबिटा क्या है? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो ईवी बाई एबिटा रेशियो भी एक वैल्यूएशन रेशियो है। तो ईवी बाई एबिटा रेशियो ये भी आपको बनाना पड़ेगा, एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाई एबिटा। तो एबिटा कैसे निकलेगा स्क्रीनर पे? ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है उसके साथ हम ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो ईवी बाई एबिटा भी निकल जाएगा। तो ईवी बाई एबिटा जितना कम हो कंपनी का उतना ही अच्छा है, लेकिन किससे कम हो? अपने पीयर से कंपैरिजन करना पड़ेगा। ये हम नहीं कर सकते कि शायद कोई सोलर का कंपनी ले लिया और कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक ले लिया, तो वो हम वैसा नहीं कर सकते। अगर कोई इंडस्ट्री है जैसे सोलर इंडस्ट्री हो गया या फिर डिजिटल इकोनॉमी हो गया, तो इन सब का जो ईवी बाई एबिटा होता है तो इसका ज्यादा रहता है हमेशा, क्योंकि ये न्यू इंडस्ट्री है और इनमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है कंपेयर टू इंडस्ट्री सच एज सीमेंट इंडस्ट्री हो गया या फिर कुछ और इंडस्ट्री जिसमें ग्रोथ का कैपेसिटी उतना नहीं है, थोड़ा बहुत स्लो ग्रोथ इंडस्ट्रीज है। तो ये सब तो डीमार्ट का भी जो ईवी बाई एबिटा रेशियो वो भी थोड़ा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मार्केट इसको प्रीमियम देता है, क्योंकि मार्केट बिलीव करता है डीमार्ट हमेशा एक लीडरशिप पोजीशन पे मेंटेन रहेगा। तो अब डीमार्ट का कंपैरिजन कैसे करता है? तो डीमार्ट का कंपैरिजन हम करेंगे, यहाँ पे पीयर कंपैरिजन दे दिया है। तो बेसिकली हम ट्रेंड को देखेंगे। ट्रेंड मतलब जूडियो हो गया, वेस्ट साइड हो गया, स्टार बाजार हो गया। तो करंट मार्केट प्राइस, फिर पी, तो ट्रेंड का पी जो 181 है, जूडियो के स्टोर में जो ट्रेंड का मेन टर्न अराउंड था वो जूडियो था। तो जूडियो के स्टोर में आप जब भी जाएंगे तो उसमें भीड़ बहुत ज्यादा है, कंपनी धमाकेदार रेवेन्यू जनरेट कर रही है, धमाकेदार प्रॉफिट बना रही है। तो एज ए रिजल्ट मार्केट ने उनको एक प्रीमियम पोजीशन दिया। प्रीमियम पोजीशन कैसे दिया? 181 पी का। क्या ये ओवर वैल्यूड है? क्या ये अंडर वैल्यूड है डीमार्ट से, या फिर डीमार्ट और ट्रेंड से कौन सा बेटर इन्वेस्टमेंट है? ये आपको स्टडी करना पड़ेगा या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेना पड़ेगा। फिर आ जाता है मार्केट का, फिर नेट प्रॉफिट ग्रोथ, नेट प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर। तो डीमार्ट ने कितना कमाया? 660 करोड़ अगर राउंड ऑफ ले लिया, और वही ट्रेंड ने कितना कमाया? 335 करोड़। ईयर ऑन ईयर कितना प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, क्वार्टरली कितना प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है? डीमार्ट का लगभग 5%, और वही अगर ट्रेंड का देखें तो 46%। फिर सेल्स ग्रोथ देखें तो डीमार्ट का 14%, ट्रेंड का लगभग 40%। फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने जो बेसिक धंधा है वो करने के बाद और आपने जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो करने के बाद आपने कितना रुपया अपने बचा के रखा है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रॉ अपना जो ओरिजिनल धंधा है वो करने के बाद कितना प्रॉफिट आप अपने कंपनी से जनरेट कर रहे हो, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो। अगर पीयर टू पीयर कंपैरिजन करें, हायर ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर हायर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या डिनोट करता है? कि कंपनी अपना जो कोर बिजनेस है उसमें वो बादशाह है। फिर ये कैश कन्वर्सन रेशियो, ये सब हो गया। फिर चेंज इन होल्डिंग, तो बेसिकली देखते हैं कि एफआईआई और डीआईआई हो गया, तो वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पोजीशन बढ़ा रहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर पोजीशन घटा रहा है, क्योंकि हम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। और लेकिन सबसे जो रॉ फर्स्ट हैंड जो इन्फॉर्मेशन होता है या फिर कुछ भी, मतलब अगर कुछ बड़ा सारा इन्वेस्टर इन्फॉर्मेशन हुआ तो वो इंस्टीट्यूशंस के पास सबसे पहले पहुंचता है, फिर हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर के पास आता है तो उसी को हम, अगर हम देखते हैं किसी कंपनी में डीआईआईज हो गया, एफआईआई हो गया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हेवी सेलिंग कर रहे हैं, तो वो एक बार स्टडी करने का हो सकता है। क्योंकि क्यों कर रहे हैं, क्या कोई रेड फ्लैग आ गया या फिर कंपनी का कोई बिजनेस में कोई फॉल्ट आ गया, कोई आ गया, तो वो स्टडी करने का बात है। तो इसीलिए ये मैंने रखा ये टेबल। फिर पेग रेशियो, फिर एबिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डीमार्ट का जो एबिट है वो 3500 के अराउंड कुछ है, और वही अगर हम ट्रेंड का बात करें तो ट्रेंड का 1500। तो ऐसे आप पीयर ऑन पीयर कंपैरिजन कर सकते हो और देख सकते हो कौन सा कंपनी ज़्यादा सूटेबल है। फिर आ जाते हैं हम ये प्राइस, तो हम बाद में बात करेंगे। पी रेशियो, तो डीमार्ट का जो पी है उसका एवरेज पी ये व्हाइट लाइन डिनोट करता है। तो एवरेज पी अराउंड डीमार्ट का यहाँ पे दिखाई दिया 123 के आसपास है एवरेज, और करंटली डीमार्ट का जो पी है वो 93 के आसपास ट्रेड कर रहा है।
तो करेंटली अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट डीमार्ट इज अंडर वैल्यूड, लेकिन कोई बाई या कॉल रिकमेंडेशन नहीं है, आपको स्टडी करना है। तो ये रहा कुछ बेसिक रेशियो और बेसिक नंबर्स, इनसे आप क्या जान सकते हैं कंपनी के बारे में। इसके बाद वाले वीडियोस में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट वो जानेंगे। फिर जानना है इन्वेस्टर्स रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी रिजल्ट निकालती है, उनका पीपीटी, उनका कॉन कॉल, फिर एनुअल रिपोर्ट्स वो कैसे स्टडी करते हैं। तो बहुत ही मजा आने वाला है। और इन सब में हम कैसे एआई का यूज करके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जैसा रिसर्च कर सकते हैं, वो भी आने वाला है। तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखना है। वो सब कुछ नॉलेज आपको मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो सिर्फ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और ऑल पे जरूर सिलेक्ट करना। कमेंट में जरूर बताना है कि कैसा लगा आपको ये वाला वीडियो। तो यही सब थे जो बेसिक रेशियोज या नंबर्स जो मैं यूज करता हूँ किसी भी कंपनी को स्टडी करने के लिए। आपका अगर कोई एक्स्ट्रा कुछ नंबर से कुछ रेशियोज है तो कमेंट में जरूर से बताना है आप कौन सा वो रेशियोज यूज करते हो। और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।